A very good day to all of you. This is Ankita Arora from Study Made Easy, starting with the Director chapter. Section 149 subsection 1 section 149 to 172 डायरेक्टर का है, जिसका चैप्टर 11 है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल कौन से हैं. द रूल इज द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल 2014. सबसे पहले सेक्शन 149 सेक्शन 149 में सबसेक्शन 1 इज अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इट इज़ अबाउट इंडिविजुअल डायरेक्टर. इसी में आता है आपका मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर और इसी का प्रोवाइजो नंबर सेकंड दैट इज अबाउट द वुमेन डायरेक्टर. 149 सबसेक्शन 1 जो है 149 सबसेक्शन 1 बोलता है कि इंडिविजुअल जो होता है वही डायरेक्टर हो सकता है. रीज़न क्या है इंडिविजुअल को डायरेक्टर बनाने का? रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अकाउंटेबल पर्सन किसी को करना होता है, बाकी सारे क्या है आर्टिफिशियल पर्सन है. और अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म या फिर इनको पार्टनर बनाओगे तो एक दूसरे पे क्या होगा, ब्लेम होता रहेगा. तो किसी एक को अकाउंटेबल बनाना है, इसीलिए इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, डायरेक्टर होना चाहिए. 149 सबसेक्शन 2 मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करता है कि प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी है मिनिमम 3 डायरेक्टर, ओपीसी है 1 डायरेक्टर और मैक्सिमम सबके कितने डायरेक्टर्स हैं, 15 डायरेक्टर होना चाहिए. वहीं अगर हम मेंबर की बात करें तो प्राइवेट के 2 मेंबर्स मिनिमम होना चाहिए, पब्लिक के जो मिनिमम मेंबर होना चाहिए 7 होना चाहिए और ओपीसी का 1 मेंबर. मैक्सिमम ओपीसी का मैक्सिमम भी 1 चलेगा, प्राइवेट का मैक्सिमम अनलिमिटेड है, मेंबर्स की बात हो रही है, और पब्लिक का जो मिनिमम है अनलिमिटेड और प्राइवेट का मिनिमम मैक्सिमम कितना है 200 है. तो मिनिमम कितना हो गया, प्राइवेट का मिनिमम 2 हो गया मेंबर्स, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो गए, पब्लिक के मिनिमम 7 मेंबर्स हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स हो गए, और एक ओपीसी का मिनिमम मैक्सिमम दोनों. देन अगर हम बात करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तो 15 बोला है, लेकिन अगर हमें 15 के अबाउ डायरेक्टर्स रखने हैं, 15 के अबाव अगर डायरेक्टर्स चाहिए तो कहते हैं कि 15 के अबाव डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं. लेकिन अगर 15 के अबाव डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन क्या करना होगा, पास करना होगा. क्या पास करना होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन. लेकिन ये स्पेशल रिजोल्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है, ये स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट किसको नहीं होती है, एक गवर्नमेंट कंपनी को इस स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. देन इसके बाद यहाँ पे बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनी. अगर गवर्नमेंट कंपनी के अलावा देखें तो और किसको ये रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो सेक्शन 8 कंपनी. तो सेक्शन 8 कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. सपोज अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम जितने डायरेक्टर्स अपॉइंट करना चाहते हैं परमिट नहीं करता है कि इतने डायरेक्टर्स अपॉइंट करो, तो आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे जनरल मीटिंग में और उसे अमेंड करेंगे और उसके बाद आप डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कर दो स्पेशल रिजोल्यूशन में, फिर ऑर्डिनरी से भी इनको अपॉइंट कर सकते हो. लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप अमेंड नहीं कर रहे तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा पर्टिकुलर हर एक डायरेक्टर के लिए. देन इसके बाद आता है हमारा 149 सबसेक्शन 1 का ही प्रोवाइजो. सेकंड प्रोवाइजो बोलता है एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर तो होना ही चाहिए. एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक वुमेन डायरेक्टर तो होना ही चाहिए. कहाँ पे, कंपनी में. कौन सी कंपनी में, तो हर एक लिस्टेड कंपनी में एक एटलीस्ट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए. और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका क्राइटेरिया क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल जिनका 100 करोड़ और मोर है और जिनका टर्नओवर 300 करोड़ और मोर है, कंपलसरी है उनके लिए कि उनको एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर तो क्या करना होगा, अपॉइंट करना ही होगा. अब इसके बाद अगर सपोज करो ये जो वुमेन डायरेक्टर अभी इनकॉर्पोरेशन अभी हुआ है कंपनी का, कितने टाइम में हमें वुमेन डायरेक्टर चाहिए, विद इन 6 मंथ. 6 मंथ्स के अंदर हमें क्या चाहिए होती है, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट हो जाना चाहिए. देन सेकंड पे आता है सपोज इस वुमेन डायरेक्टर का क्या हो गया है, वैकेंसी हुई है, तो वैकेंसी कैसे फुलफिल होती है. तो पहला पॉइंट, अगर डेजिग्नेटेड वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी है तो डेजिग्नेटेड वुमेन डायरेक्टर ही इसे फुलफिल करेंगे. लेकिन अगर इसके अलावा कोई वुमेन डायरेक्टर है, 2-3 वुमेन डायरेक्टर है और एक वुमेन डायरेक्टर गए, तो हो सकता है वैकेंसी फुलफिल नहीं भी करें और हो सकता है कि आप वुमेन की जगह एक मैन को लाके भी वैकेंसी क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं. बट जब भी एक डेजिग्नेटेड वुमेन डायरेक्टर जाएगी तो एक डेजिग्नेटेड वुमेन डायरेक्टर ही आने वाली है.
वैकेंसी कब तक फुलफिल हो जानी चाहिए? तो वैकेंसी फुलफिल होनी चाहिए नॉट अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए बट किससे लेट नहीं होना चाहिए, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज वॉट लेटर। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आपका आता है 149 सबसेक्शन 1 का, ये था हमारा प्रोवाइजो। उसके बाद 149 सबसेक्शन 2 बेसिक है। फिर आते हैं हम 149 सबसेक्शन 3 पे, जिसमें आता है रेसिडेंट डायरेक्टर। तो हर एक कंपनी, यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिंपल सी बात है, एवरी कंपनी, हर एक कंपनी को क्या चाहिए, एटलीस्ट हर एक कंपनी को एटलीस्ट एक रेसिडेंट डायरेक्टर तो अपॉइंट करना ही होगा। अब ये रेसिडेंट डायरेक्टर कैसे डिफाइन होगा? जो करंट ईयर में 182 डेज और मोर रह रहे हैं, जो करंट ईयर में क्या है, 182 डेज और मोर रह रहे हैं। देन इसके बाद अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो आपको प्रोपोर्शनेटली देखना होगा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कि प्रोपोर्शनेटली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कितने टाइम का डायरेक्टर करंट ईयर में देखा जाना चाहिए। क्या ये रेसिडेंट वाला पॉइंट सारे कंपनी को एप्लीकेबल है? हाँ, ये हर एक कंपनी को क्या होता है, अप्लाई होता है। देन कमिंग टू सेक्शन 149(4) टू सेक्शन 149(13) जो पूरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए ही है। तो 149 से 3 से 149 सबसेक्शन 4 से 149 सबसेक्शन 13 पूरा की पूरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, जो बोलता है सबसे पहले हर एक लिस्टेड कंपनी के पास एटलीस्ट 1/3 क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, क्राइटेरिया क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ है, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ है, एंड एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिपॉजिट डिबेंचर ग्रेटर देन 50 करोड़ है। इट इज़ नॉट इक्वल टू 50 करोड़, ग्रेटर देन 50 करोड़ है। और ये जो पेड अप शेयर कैपिटल है, ये जो टर्नओवर है, ये जो एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट है, ये इट इज़ टेकन इनटू अकाउंट फॉर latest financial last date of the latest audited financial statement. This have to be written. Then even if the company fulfills the criteria, however following companies have been given exemption. However, following class of unlisted public company has been given exemption from the requirement of independent director, जो है joint venture, dormant company और साथ ही साथ होली ओन सब्सिडरी। हाउएवर अगर ये लिस्टेड हैं तो इन्हें फिर भी क्या करना पड़ेगा, ये कंप्लाइंस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनी लिस्टेड होती है वैसे वो डॉर्मेंट तो बन ही नहीं पाती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा कि अगर इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करें तो देखो, अगर लिस्टेड कंपनी 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, अनलिस्टेड क्राइटेरिया वाइज है तो मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। लेकिन एक लिस्टेड कंपनी को कंपलसरी ऑडिट कमेटी भी फॉर्म करना होता है, तो उसे हायर देखना होगा। ऑडिट कमेटी मेजॉरिटी बोलती है तो मेजॉरिटी के हिसाब से हायर देखना होगा। इनफैक्ट अगर LODR के रूल्स भी अप्लाई करने को बोले हैं, जहाँ पे 2/3 ऑफ दी क्या देखा जाता है, मेंबर्स के हिसाब से देखा जाता है ऑडिट कमेटी, तो वहाँ पे अकॉर्डिंगली हमको एप्लीकेबिलिटी करके आनी है। देन आफ्टर दिस फाइलिंग ऑफ द इंटरमीडिएट वैकेंसी। तो इंटरमीडिएट वैकेंसी कैसे फुलफिल होती है इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उसकी वैकेंसी सिमिलरली वैसे ही फुलफिल होगी जैसे वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी फुलफिल होती है, अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन 3 months फ्रॉम द वैकेंसी। और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग इमीडिएट लिखना ज़रूरी है, whichever is later. अगर 3 consecutive year, you have to write consecutive year, अगर 3 consecutive year तक ये जो क्राइटेरिया है अनलिस्टेड कंपनी के फुलफिल नहीं होते हैं, तो until the criteria get fulfilled यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर देन दिस देयर कम्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया 149(6) में दिया है, जिसमें बोला है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉमिनी डायरेक्टर नहीं हो सकता, होल टाइम डायरेक्टर नहीं हो सकता, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो ही कैनॉट बी द प्रमोटर ऑफ हैज़ कंपनी। हैज़ कंपनी क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी और हमारी कंपनी, तो हैज़ कंपनी का प्रमोटर नहीं हो सकता, रिलेटिव ऑफ द हैज़ कंपनी नहीं हो सकता, हैज़ और हैड पेक्यूनर रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन
इक्वल टू, ट्रांजेक्शन ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन है, ट्रांजेक्शन दैट एक्सीड्स 10% ऑफ द टोटल इनकम और अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विद द हैज कंपनी, प्रमोटर एंड डायरेक्टर। पेक्यूनियर रिलेशनशिप प्रमोटर एंड डायरेक्टर के साथ भी है। देखो प्रमोटर तो आप किसी कंपनी में ही हो सकते हो, तो वहाँ सिर्फ हैज़ कंपनी ही आता है, और रिलेटिव ऑफ द प्रमोटर भी क्या है, प्रमोटर या डायरेक्टर के रिलेटिव, प्रमोटर या डायरेक्टर के रिलेटिव हो, वो भी हैज़ कंपनी का है। लेकिन पेक्यूनियर रिलेशनशिप तो प्रमोटर डायरेक्टर के साथ भी हो सकता है, तो यहाँ पे प्रमोटर डायरेक्टर भी कवर है। तो इफ़ यू हैज़ और हैड पेक्यूनियर रिलेशन और ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग 10% ऑफ द टोटल इनकम और सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विद द हैज़ कंपनी, promoter director anytime immediately preceding the 2 financial year और current year, अगर ऐसा है तो। अब पेक्यूनियर रिलेशनशिप में क्या नहीं आता है, पेक्यूनियर रिलेशनशिप में नहीं आता है, देखो रेम्यूनरेशन अगर डायरेक्टर को पे कर रहे हो वो पेक्यूनियर रिलेशनशिप नहीं है, रीइंबर्समेंट ऑफ द एक्सपेंस फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग और अदर मीटिंग वो भी नहीं है, देन प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन अप्रूव बाय द मेंबर्स वो भी नहीं है, सिटिंग फीस उसे पे करते हैं वो भी पेक्यूनियर रिलेशन नहीं है, 10% तक का ट्रांजैक्शन है वो भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है जिसमें हम इसको माने कि ये रिलेटेड है, और ना ही आर्म्स लेंथ प्राइस पे अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो माना जाएगा। और ये जो पूरा की पूरा पेक्यूनियर रिलेशनशिप वाला और 10% वाला ट्रांजैक्शन वाली चीज़ें ये गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होती है, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट कंपनी। तो 149 सबसेक्शन 6 का क्लॉज सी जो है दैट इज़ रिलेटेड टू पेक्यूनियर रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन ग्रेटर देन 10% नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी। फिर नन ऑफ द रिलेटिव सिक्योरिटी होल्ड करे और इंटरेस्ट रखे, नन ऑफ द रिलेटिव टू हैव सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन हैज़ कंपनी, क्योंकि सिक्योरिटी तो आप कंपनी में ही होल्ड कर सकते हो, तो यहाँ पे प्रमोटर डायरेक्टर का काम ही नहीं है, रटने का काम नहीं है। तो सिक्योरिटी, नन ऑफ द रिलेटिव टू हैव द सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन दी हैज़ कंपनी, अगर एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर, और यहाँ पर ये ध्यान रखना है क्या कि अगर होता भी है 50 लाख और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, 50 लाख और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, 50 लाख और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होता भी है कहाँ का, 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल अगेन हैज़ कंपनी का, और हायर अमाउंट इनमें से जो भी लो होगा उतना अलाउड है। तो 50 लाख और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ हैज़ कंपनी, 50 लाख और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ किसका होना चाहिए, हैज़ कंपनी का होना चाहिए। इंडेटेड हो, इंडेट किसको हो, हैज़ कंपनी के लिए इंडेटेड हो, प्रमोटर डायरेक्टर से भी तो उधार ले सकते हो, तो इंडेटेड टू द रिलेटिव की बात हो रही है, आपका रिलेटिव भी इंडेटेड नहीं होना चाहिए प्रमोटर डायरेक्टर हैज़ कंपनी को एनी टाइम इन द प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर। और इस चीज़ में ध्यान क्या रखना है, 50 लाख का इंडेटनेस चलता है, 50 लाख तक का क्या है इंडेटनेस ओके है एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। देन गारंटी प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है इन कनेक्शन टू द थर्ड पार्टी के रिलेशन में गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के रिलेशन में गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो टू द हैज़ कंपनी को गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, या प्रमोटर को सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड कर रहे हो, प्रमोटर हैज़ कंपनी का हो सकता है लेकिन डायरेक्टर सिर्फ होल्डिंग कंपनी का है, यहाँ पे डायरेक्टर सिर्फ होल्डिंग कंपनी का है, तो इस केस में भी 50 लाख तक का अमाउंट चलेगा एनी टाइम ड्यूरिंग द 2 फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर। देन अगर कभी भी पेक्यूनियर ट्रांजैक्शन और रिलेशन है, रिलेटिव का पेक्यूनियर ट्रांजैक्शन और रिलेशन है, रिलेटिव का पेक्यूनियर ट्रांजैक्शन और रिलेशन है either in single or in combination with all the points that we have done, that is security related, indebtedness related, guarantee related, इन सबको मिला के भी अगर 2% और मोर 2% भी काउंट होगा, 2% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम, 2% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम ऑफ हैज़ कंपनी, तो पेक्यूनियर ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप 2% और मोर ऑफ द हैज़ कंपनी। अब ये 2% और मोर किस चीज़ का है, ग्रॉस टोटल इनकम का है या फिर टर्नओवर का है, टोटल इनकम का है या फिर किसका है, ग्रॉस टर्नओवर, इट इज़ टोटल इनकम और ग्रॉस टर्नओवर। तो इस केस में भी क्या माना जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है।
ये क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। देन वो नाइदर हिमसेल्फ, खुद भी नहीं, रिलेटिव भी नहीं, द पर्सन हिमसेल्फ शुड नॉट बी, शैल नॉट बी, एंड उसके रिलेटिव भी क्या नहीं होने चाहिए, शैल नॉट होल्ड द पोजीशन ऑफ की मैनेजरल पर्सनल और एम्प्लॉय। की मैनेजरल पर्सनल भी नहीं होने चाहिए और एम्प्लॉय भी नहीं होने चाहिए एनी टाइम ड्यूरिंग, कहाँ पे, हैज़ कंपनी में। तो ना तो की मैनेजरल पर्सनल है, ना ही एम्प्लॉय है, कहाँ पे, हैज़ कंपनी में, एनी टाइम ड्यूरिंग द 3 फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, किसी भी टाइम प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में। अब करंट ईयर की बात करें तो वैसे ही नहीं हो पाएगा। तो एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर अगर आप क्या हैं, एनी टाइम ड्यूरिंग द 3 फाइनेंशियल ईयर की मैनेजरल पर्सनल है, या फिर क्या हो रहा है, कहाँ पे, या फिर आप एम्प्लॉय है हैज़ कंपनी में, तो आप यहाँ पे क्या नहीं बन सकते, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज एम्प्लॉय की जो कंडीशन है वो रिलेटिव को एप्लीकेबल नहीं होती है। एम्प्लॉय की कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल टू द रिलेटिव। फिर इसके अलावा आप एम्प्लॉय है, प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, किसी ऐसी फर्म के, एम्प्लॉय है, प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, किसी ऐसी कंपनी में, जो किसी ऐसी फर्म में जो हमारी ऑडिटर है, या फिर ऑडिटर की फर्म में, या हमारी CS इन प्रैक्टिस की फर्म में, कॉस्ट ऑडिटर की फर्म में। अब ये कॉस्ट ऑडिटर, ये ऑडिटर, ये कंपनी सेक्रेटरी कहाँ के हो सकते हैं, हैज़ कंपनी के हो सकते हैं। तो हैज़ कंपनी के ऑडिटर की फर्म, हैज़ कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी की फर्म, हैज़ कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर की फर्म है, अगर इनकी फर्म में आप कभी भी पार्टनर, प्रोप्राइटर, एम्प्लॉय रहे हो एनी टाइम इन द 3 फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, तो आप यहाँ पे क्या नहीं बन सकते, हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। देन एनी लीगल और कंसल्टेशन फर्म जिसका क्या है, ट्रांजैक्शन हैज़ कंपनी के साथ, लीगल या कंसल्टेशन फर्म, लीगल और कंसल्टेशन फर्म जिसका हैज़ कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन इक्वल टू 10% और मोर देन 10% है, यहाँ इक्वल भी है। पेक्यूनियर रिलेशनशिप वॉज ओनली एक्सीडिंग 10%, बट यहाँ पे इक्वल टू 10% भी है एंड मोर देन 10% भी है ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। यहाँ टोटल इनकम नहीं है, यहाँ पे टोटल इनकम नहीं है। पेक्यूनियर रिलेशनशिप में 10% वाला काम टोटल इनकम का था, यहाँ पे ग्रॉस टर्नओवर का क्या है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 10% है, तब भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। इसके अलावा 2% और मोर अलॉन्ग विद द रिलेटिव, अलॉन्ग लिखा है मतलब आपका और आपके रिलेटिव का दोनों का मिला के, अगर इंडिविजुअली की बात नहीं कर रहे, यू एंड योर रिलेटिव टुगेदर होल्ड्स 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। यहाँ सिर्फ कंपनी है, हैज़ कंपनी नहीं है, टोटल वोटिंग पावर सिर्फ कंपनी की है। तो अगर यू एंड योर रिलेटिव टुगेदर होल्ड्स 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकते। और अगर चीफ एग्जीक्यूटिव हो या डायरेक्टर हो, अगर आप चीफ एग्जीक्यूटिव हो या फिर डायरेक्टर हो, कहाँ पे, ऐसे NPO में जो हमारे हैज़ कंपनी है उसके प्रमोटर डायरेक्टर से रिसीव करता है 25% और मोर ऑफ द रिसिप्ट। जो 25% और मोर ऑफ द रिसिप्ट कहाँ से ले रहा है, हैज़ कंपनी से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ले रहा है, या फिर वो एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर कंपनी में होल्ड करता है, ही कैनॉट बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और एक चीज़ यहाँ पे आगे कि जब भी कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनता है तो उसको डिक्लेरेशन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में देना है, देन इसके बाद हर फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में देना है, और जब भी देयर इज चेंज टू द इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया तब भी उसको देना होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कभी भी स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलता है, नॉट एंटाइटल्ड टू स्टॉक ऑप्शन, बट उसे रेम्यूनरेशन सिटिंग फीस का रिम्बर्समेंट मिल जाता है और प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन मिलता है। जो टेन्योर होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वो होता है 2 टेन्योर तक रह सकता है। वो कितने टेन्योर तक रह सकता है, 2 टेन्योर्स, और उसमें एक टेन्योर का जो मैक्सिमम लिमिट होती है मैक्सिमम 5 कंसेक्यूटिव ईयर है। ज़रूरी नहीं है 5 कंसेक्यूटिव ईयर तक अपॉइंट करो, लेकिन जब भी आप सामने वाले को दूसरे टर्म के लिए अपॉइंट करते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन है, इनफैक्ट रिमूव करने के लिए भी स्पेशल रिजोल्यूशन ही लगता है। देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए
अगर वो 2 टर्म तक अपॉइंट हो चुका है तो उसके बाद कूलिंग पीरियड कितना है, 3 इयर्स का कूलिंग पीरियड। 3 इयर्स का क्या होगा, कूलिंग पीरियड होगा, और उसके बाद ही वो फिर से क्या बन पाएंगे, कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको किसी भी तरह से कंपनी में क्या नहीं होना है, किसी और कैपेसिटी में भी नहीं रहना है। पुराने टाइम जो था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, वो काउंट नहीं होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लाइबिलिटी से एग्जेम्पशन है कि जिस चीज़ का उनको नॉलेज था, उनके नॉलेज के बाद ही अगर कोई चीज़ का ओमिशन हुआ है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिर्फ उसी चीज़ के लिए लाइबल रहेगा जिस चीज़ का नॉलेज उन्हें था। सिमिलरली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो प्रमोटर या की मैनेजरल पर्सन नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो प्रमोटर या की मैनेजरल पर्सनल नहीं है, उनके लिए भी यही है कि वो जिस चीज़ का नॉलेज था उसी के लिए वो क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रोटेशन के थ्रू रिटायर नहीं होता है, और कंपनी एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देती है जब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है कि द पर्सन जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, ओपिनियन ऑफ द बोर्ड है कि वो सारी कंडीशन फुलफिल करता है। ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस लिटिल बिट ऑन द बैकग्राउंड, थोड़ी देर में वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। सो वी विल बी हैविंग अ कामली हैविंग अ रिविजन सेशन। ओके, चलो तो हमने 149 कवर किया। 149 के बाद 150 जो है दैट इज़ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेटा बैंक वगैरह, दैट यू हैव टू जस्ट रीड आउट। वी आर डायरेक्टली मूविंग टू 151 दैट इज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। नाउ सेक्शन 151 इज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। सबसे पहला पॉइंट, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी में ही होता है। सेकेंड चीज़, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर खुद चाहे तो कंपनी स्यू मोटो भी अपॉइंट कर सकती है, या फिर कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर 1000 और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर विच एवर इज लोअर, 1000 और 1/10 ऑफ दी 1000 और 1/10 ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर विच एवर इज लोअर, ये भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि हमें स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर चाहिए। अब ये स्मॉल शेयर होल्डर कौन होते हैं, जिनका जो शेयर्स होल्ड करते हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू 20,000 या 20,000 से लेस होती है, लेस देन 20,000 और इक्वल टू 20,000 होती है नॉमिनल वैल्यू, तो वो होते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब यहाँ पे ये जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है प्रपोज करेंगे बाय नोटिस इन राइटिंग, लिख के बाय नोटिस इन राइटिंग दे विल प्रपोज, बाय नोटिस इन राइटिंग वो लोग क्या देंगे, प्रपोज करेंगे कि हमें स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ये है, ये हम प्रपोज करें कि ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो सकते हैं। एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग, 14 डेज बिफोर मीटिंग उनको रजिस्टर्ड ऑफिस पे क्या करना होगा, ये जो नोटिस है रखना होगा। तो दे हैव टू लेफ्ट एट द ऑफिस ऑफ द कंपनी के ऑफिस पे 14 डेज बिफोर द मीटिंग रखना होगा। ये जो नोटिस है सारे के सारे शेयर होल्डर्स साइन करेंगे जो लोग प्रपोज कर रहे हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के लिए। इसमें डिटेल होगी, नेम एड्रेस होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड नंबर ऑफ शेयर होल्ड्स एंड फोलियो नंबर होगा, शेयर होल्ड फोलियो नंबर होगा। सारे के सारे डायरेक्ट शेयर होल्डर्स जो प्रपोज कर रहे हैं और जिसको प्रपोज किया गया है उसका। लेकिन अगर जो डायरेक्टर प्रपोज किया है उसके पास क्या नहीं है, उसके पास शेयर्स नहीं है, तो शेयर नंबर ऑफ शेयर्स एंड फोलियो नंबर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब है ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होने के लिए आप शेयर्स होल्ड करें तभी हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप एक स्मॉल शेयर होल्डर नहीं हैं, आपके पास शेयर ही नहीं है, या फिर आपके पास बहुत सारे शेयर्स है, 20,000 से ज़्यादा के नॉमिनल वैल्यू वाले शेयर्स है, तब भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकते हैं। देन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एक स्टेटमेंट भी देगा जिसमें ये स्टेट किया होगा, क्या दिया हुआ होगा, उसका डिन होगा, नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 दिया होगा, एंड उसकी कंसेंट होगी टू एक्ट एज ए डायरेक्टर। वो क्या देगा, अपनी कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर। हर एक पर्सन जो अपॉइंट किया जाता है एज ए डायरेक्टर उसे कंपनी को कंसेंट देना होता है DIR 2 में। हर एक कंपनी को हर एक डायरेक्टर को जो एक्ट करना चाहता है एज ए डायरेक्टर, अपनी कंसेंट दे रहा है, उसे DIR 2 में क्या देना होती है, अपनी कंसेंट देनी होती है। और कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, कंपनी जैसे ही डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगी विद इन 30 डेज वो DIR 12 में रजिस्ट्रार को इस चीज़ का इंटीमेशन देंगी कि ये हमने शेयर होल्डर को डायरेक्टर को अपॉइंट किया है। यही चीज़ सेक्शन 170 में भी हमको देखने मिलेगी। 170 में क्या है
कि शेयर होल्डर्स जो डायरेक्टर्स हैं, की मैनेजर पर्सन है, उनकी कितनी शेयर होल्डिंग है, उसका पूरा क्या है रजिस्टर रखा जाता है। और जब भी कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट होता है या फिर इसमें कोई चेंज होता है तो DIR 12 में रजिस्ट्रार को विदिन 30 डेज इंटीमेट किया जाता है दैट हैज़ बिन गिवन अंडर सेक्शन 170। और 171 बोलता है कि ये जो रजिस्टर मेंटेन हुआ है शेयर होल्डिंग के लिए डायरेक्टर की मैनेजर पर्सनल होल टाइम डायरेक्टर्स का, इसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं कौन, मेंबर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये मेंबर्स कॉपी भी मांग सकते हैं इसकी, लेकिन अगर कॉपी प्रोवाइड नहीं करते और इंस्पेक्शन के लिए मना करते हैं तो ये लोग एप्लीकेशन करेंगे रजिस्ट्रार को, और ऑन रिसीव ऑफ द एप्लीकेशन रजिस्ट्रार क्या करेगा, इमीडिएटली इन्हें अवेलेबल करवाएगा कॉपीज एज वेल एज इंस्पेक्शन करवा सकता है। दैट इज गिवन इन 171। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड 170 ऑल्सो, 171 ऑल्सो, एंड अलॉन्ग विद दैट 172 यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। 172 बोलता है कि अगर चैप्टर 11 जो डायरेक्टर है, चैप्टर 11 जो किसका है, डायरेक्टर का है, अगर इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी क्या हुआ है, कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी कोई पेनल्टी नहीं दी गई है, कहीं पे भी क्या नहीं दी गई है, कोई भी पेनल्टी नहीं दी गई है, तो यहाँ पे 50,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी। डायरेक्ट लाइबल टू द पेनल्टी 50,000 और कंटिन्यू होता है तो 500 रुपीज़ पर डे। कंपनी के लिए मैक्सिमम 3 लाख जाएगा और ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट के लिए 1 लाख होगा। तो अगर कहीं भी चैप्टर 11 में कुछ भी पेनल्टी नहीं दी है तो 50,000 की पेनल्टी, मैक्सिमम अगर ये कंटिन्यू रहती तो 500 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम कंपनी के लिए 3 लाख होगी और हमारे जो ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट है उनके लिए 1 लाख जाएगी। तो यहाँ पे हमने ये क्या किया, DIR 12 से हमने 170, 171 और 172 भी लिंक करा। तो मतलब जब भी एक डायरेक्टर अपॉइंट होता है कंपनी को भी क्या देना है, डायरेक्टर DIR 2 में क्या देगा, कंसेंट देगा, और DIR 12 में कंपनी क्या देगी, रजिस्ट्रार को 30 डेज में बताएगी कि ये डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है। अब हम थे किस पे, हम थे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पे। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हमने देखा कंपनी भी अपॉइंट कर सकती है और रिक्वेस्ट भी आ सकती है, किससे, प्रपोजल आ सकता है स्मॉल शेयर होल्डर से भी, जिसमें वो लोग साइन करेंगे, 14 दिन पहले देंगे, कितने लोग कौन बता रहा है किसको प्रपोज कर रहा है उसकी भी साइन होगी, उसका नेम, एड्रेस और फोलियो नंबर, शेयर नंबर होगा। अगर प्रपोज डायरेक्टर जो है उसके पास शेयर्स नहीं है तो ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, फोलियो नंबर एंड नंबर ऑफ शेयर्स नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि साथ साथ में एक स्टेटमेंट भी इशू होगा जिसमें डिन नॉट डिस्क्वालीफाइड एंड कंसेंट होगा। अब इसके बाद बोलते हैं कि जो भी डायरेक्टर है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। मतलब इस ऐसा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के लिए वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए देखी जाती है, और वो डिक्लेयर करेगा अपना इंडिपेंडेंस भी। ये भी क्या करेगा, हम अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेगा। टेन्योर कितना होता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का, 3 ईयर्स होता है। नॉट लाइबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, और किसी भी कैपेसिटी में कंपनी से एसोसिएट नहीं होना चाहिए फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स तक किसी भी कैपेसिटी में कंपनी से क्या नहीं होना चाहिए, ये एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। ये जो डायरेक्टर है ये 169 के अकॉर्डिंग इन्हें रिमूव किया जाता है, क्योंकि सेक्शन 169 जो है वो किसी भी तरह के डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है, वेदर ये कोई भी डायरेक्टर हो, किसी भी तरह का डायरेक्टर हो, चाहे वो रोटेशनल हो, नॉन रोटेशनल हो, वो इंडिपेंडेंट हो, एडिशनल हो और अल्टरनेट डायरेक्टर, किसी भी तरह के डायरेक्टर को सेक्शन 169 क्या कर लेता है, रिमूव कर देता है। फिर आते हैं हम यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कब होगा हमारा स्मॉल शेयर होल्डर, जब 164, 167 या इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया आता है, तब वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। देन इससे बोल सकते हैं हम ग्राउंड ऑफ वेकेशन, किन ग्राउंड्स पे ये ऑफिस वेकेट करता है, किन ग्राउंड्स पे क्या करता है हमारा स्मॉल शेयर होल्डर का ऑफिस वेकेंट होगा, 164, 167 या फिर इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया के लिए। डायरेक्टरशिप एज अ स्मॉल शेयर होल्डर कितनी होल्ड कर सकते हैं, 2 ही कंपनी की मैक्सिमम होल्ड कर सकते हो, उसमें से भी ये 2 कंपनी नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस में नहीं होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ द बिजनेस नहीं होना चाहिए। ये क्या है हमारा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, उसके रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें। तो वी हैव डन 149, वी हैव डन 151, 150 इज जस्ट फॉर रीडिंग। देन मूविंग टू 152। अब 152 इज अबाउट व्हाट, 152 इज अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर एज वेल एज 152 में ही आगे सबसेक्शंस में क्या कवर है,
रोटेशनल डायरेक्टर रिटायरमेंट बाय रोटेशन के बारे में कवर है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 152 का सेक्शन, जिसमें क्या बोला है। तो सबसे पहले 152 सबसेक्शन 1, 152 सबसेक्शन 1 किस चीज़ के लिए, 152 सबसेक्शन 1 आपके फर्स्ट डायरेक्टर की बात करता है। 152 सबसेक्शन 1 किसकी बात करता है, फर्स्ट डायरेक्टर की बात करता है। तो 152 सबसेक्शन 1 में बोला है कि अगर आर्टिकल में ही प्रोवाइड करता है कि फर्स्ट डायरेक्टर क्या होगा, मैनर आर्टिकल में दिया होता है कि फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करने का मैनर क्या होना चाहिए। लेकिन अगर आर्टिकल में जनरली क्या करते हैं, मैनर की जगह नेम ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर लिख देते हैं। अगर सपोज करो आर्टिकल साइलेंट है, आर्टिकल क्या है, साइलेंट है, आर्टिकल में नेम ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर नहीं दिया गया है, तब क्या करेंगे। तो अगर कंपनी को टेबल एफ एप्लीकेबल होता है, तो अगर कंपनी को टेबल एफ एप्लीकेबल होता है तो मेजॉरिटी बेसिस पे क्या किया जाएगा, मेजॉरिटी ऑफ द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम जो है वो नेम और नंबर डिटरमाइन करेंगे कि कितने डायरेक्टर्स और कौन कौन डायरेक्टर होना चाहिए। सबसे पहले आर्टिकल देखेंगे कि आर्टिकल में कोई मैनर लिखा है, नहीं लिखा, आर्टिकल में नेम लिखा है, नहीं लिखा, आर्टिकल साइलेंट है, क्या कंपनी पे टेबल एफ एप्लीकेबल होता है, अगर एप्लीकेबल होता है तो मेजॉरिटी ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, मेजॉरिटी जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है वही डिसाइड कर लेते हैं कि कितने और कौन कौन डायरेक्टर होगा। लेकिन अगर टेबल एफ में भी कुछ नहीं लिखा है, टेबल एफ में भी क्या है, कुछ नहीं, दैट मीन्स टेबल एफ भी क्या है, साइलेंट है। अगर टेबल एफ साइलेंट है तो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल, क्योंकि एक इंडिविजुअल ही डायरेक्टर हो सकता है, सब्सक्राइबर तो कोई भी हो सकते हैं, तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल वही डायरेक्टर बनेंगे। लेकिन सपोज करो कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टर नहीं है, सब्सक्राइबर की तरह सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस केस में क्या होगा, तो अगर सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट हैं तो उस केस के अंदर ये होगा कि जो कंपनी है, कंपनी में डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर फिर नॉर्मल प्रोविजंस के एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, अप्लाई होगा, उसको अपॉइंट वैसे ही करेंगे। तो क्या फर्स्ट डायरेक्टर हर एक कंपनी को लगता है, ऑब्वियसली पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी को लगता है। लेकिन ओपीसी में तो एक ही अगर डायरेक्टर है तो वही डायरेक्टर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट डायरेक्टर हो जाएगा टिल द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड। तो दैट इज 152 सबसेक्शन 1 रिगार्डिंग फर्स्ट डायरेक्टर। देन 152 से लेके 152 सबसेक्शन 2 से 152 सबसेक्शन 5 152 सबसेक्शन 2 टू 152 सबसेक्शन 5। तो 152(2) कहता है कि अगर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है तो डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट होते हैं, जनरल मीटिंग में। हर एक डायरेक्टर जो है जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट होता है, लेकिन हाँ स्पेसिफिकली जहाँ मैनर प्रोवाइड किया है कि डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करना है, दैट इज डिफरेंट। सो जनरल रूल तो ये कहता है कि हर एक डायरेक्टर को कहाँ अपॉइंट करना है, आपको जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट करना है। लेकिन अगर हम एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी के डायरेक्टर की बात करें, इन शॉर्ट 161 पे आ जाओ। 161 सबसेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर का है, 161 सबसेक्शन 2 ऑल्टरनेट डायरेक्टर का है, 3 नॉमिनी डायरेक्टर का है और 4 किसका है, कैजुअल वैकेंसी का। ये सारे डायरेक्टर्स जो हैं अदर देन जनरल मीटिंग में क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं, क्योंकि बोर्ड अपॉइंट करता है, बोर्ड अपॉइंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कुछ जगह पे ऐसा है कि जनरल मीटिंग में क्या होगा, जैसे कैजुअल वैकेंसी का डायरेक्टर बोर्ड अपॉइंट करता है, फिर जनरल मीटिंग में उसको रिजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, अप्रूवल दे दिया जाता है। तो इन जनरल अभी अगर हम बात करें तो जनरल मीटिंग में ही डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, और जो भी डायरेक्टर होगा उसके पास क्या होना चाहिए, डिन या फिर अदर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो नंबर है वो प्रिस्क्राइब नंबर उसके पास होना चाहिए। हर एक डायरेक्टर जो डिन जो अपॉइंट होना चाहता है पर्सन एज अ डायरेक्टर, उसे डिन देना पड़ेगा। माइनर लेकिन क्या नहीं हो सकता, डायरेक्टर नहीं हो सकता। कंपनीज एक्ट में कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन डिन अगर आपको चाहिए तो डिन माइनर को नहीं मिलता है, और एक माइनर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। ही कैनॉट फाइल अ वैलिड कंसेंट दे ही नहीं सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। तो फिर इसीलिए बोलते हैं कि माइनर कैनॉट बी अ डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर को DIR 2 में क्या देना होता है, कंसेंट देनी होती है। DIR 2 में अभी हमने देखा कि हर एक डायरेक्टर को कंसेंट देनी होती है कंपनी को, और फिर कंपनी वो कंसेंट DIR 12 में किसको फाइल करती है,
रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज फाइल करती है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि एक माइनर कंसेंट नहीं दे सकता वैलिड, इसलिए क्या है वो माइनर कभी भी क्या नहीं हो सकता, डायरेक्टर नहीं हो सकता है। ये जो प्रोविज़न है 152 से लेके 152(5) तक के, दैट इज़ अगर मैं स्पेसिफिकली कंसेंट की ही बात करूँ तो ये जो कंसेंट के प्रोविज़न है हर एक कंपनी पे लगेंगे, पब्लिक हो प्राइवेट हो, लेकिन अगेन हमारी गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। देन कमिंग टू 152(6) 152(6) एंड 152(7) जो रोटेशनल डायरेक्टर की बात करता है, यहाँ बोला है अगर आर्टिकल प्रोवाइड करता है अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड्स रिटायरमेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर। जब तक आर्टिकल अगर बोलेगा, अगर आर्टिकल बोलता है कि सारे के सारे डायरेक्टर का रोटेशनल रिटायरमेंट होना चाहिए तो सारे के सारे डायरेक्टर रिटायर होंगे, लेकिन अगर आर्टिकल ने कुछ नहीं बोला है तो नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द डायरेक्टर जिनका जो टेन्योर है, जिनका जो पीरियड है ऑफिस का है, वो लाइबल टू डिटरमाइन बाय रिटायरमेंट बाय रोटेशन। 2/3 का एटलीस्ट क्या होगा, लाइबल टू डिटरमाइन द पीरियड ऑफ ऑफिस बाय रिटायरमेंट बाय रोटेशन। एंड अगर कुछ एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड नहीं किया है, अगर कुछ भी एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड नहीं किया है तो जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट होता है। देन ये जो 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स का सिर्फ लाइबल टू रोटेशन है, सारे रिटायर नहीं होंगे। 2/3 ऑफ द डायरेक्टर में अगर कुछ फ्रैक्शन आता है तो इसको 1 काउंट किया जाएगा, और जो भी रोटेशनल डायरेक्टर रिटायर होते हैं उन्हें जनरल मीटिंग में क्या किया जा सकता है, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो या फिर एनुअल जनरल मीटिंग हो, रोटेशनल डायरेक्टर को जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर लिखा है तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर नॉट लेस देन 2/3, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर नॉट लेस देन 2/3। अब ये टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर काउंट नहीं होता है। इंडिपेंडेंट एंड नॉमिनी डायरेक्टर क्या नहीं होता है, यहाँ पे काउंट नहीं होता है। देन इसके बाद क्या आता है, इसके बाद अगर एक बार डायरेक्टर रिटायर हो गया है, सपोज करो 2/3 ऑफ द डायरेक्टर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, क्या पूरे रिटायर होंगे, नहीं, इसमें से सिर्फ 1/3 ऑफ द डायरेक्टर क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। और यहाँ जो फ्रैक्शन आता है वो नियरेस्ट राउंड ऑफ होता है, वहाँ इक्वल टू 1 नहीं, नियरेस्ट जो है मैथ्स के रूल नियरेस्ट के हिसाब से राउंड ऑफ होता है। अब जो डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कौन रिटायर हुआ, तो सबसे पहले देखेंगे हु हैज़ लॉन्गेस्ट सर्व द ऑफिस टिल लास्ट अपॉइंटमेंट, लास्ट अपॉइंटमेंट से किसने सबसे ज़्यादा सर्व किया है। देन उसके बाद यहाँ पे आएगा अगर सेम डे हो जाए दोनों के अपॉइंटमेंट का तो उस केस में म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा बीच में और म्यूचुअल कंसेंट से होगा, और अगर म्यूचुअल कंसेंट एब्सेंट है तो ड्रॉ ऑफ लॉट होगा। जो रिटायरिंग डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर रिटायर होता है उसे क्या किया जा सकता है, उसे फिर से अपॉइंट किया जा सकता है। एजीएम होगी, एजीएम में से फिर से अपॉइंट कर सकते हैं, इनकी प्लेस पे किसी और को भी अपॉइंट किया जा सकता है। इनफैक्ट वेकेंट भी रखी जा सकती है पोजीशन को क्या कर सकते हैं, वेकेंट भी रख सकते हैं। लेकिन अगर एजीएम में स्पेसिफिकली रिजॉल्व नहीं किया कि वैकेंसी रखी जाएगी, मतलब स्पेसिफिकली रिजॉल्व नहीं किया नॉट टू फिल द वैकेंसी ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर, और कोई भी डायरेक्टर वहाँ उस एजीएम में अपॉइंट नहीं हुआ तो वो एजीएम क्या हो जाती है, वो एजीएम एडजॉर्न हो जाएगी, वो एजीएम क्या होगी, एडजॉर्न हो जाएगी। और ये जो एजीएम एडजॉर्न होती है ये नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम पे क्या होगी, एडजॉर्न होगी, और अगर नेशनल हॉलीडे है तो सक्सीडिंग डे आता है। अब इस केस में अगर फिर वहाँ पे भी वैकेंसी फुलफिल नहीं हुई और स्पेसिफिकली रिजॉल्व नहीं किया नॉट टू फिल अप द वैकेंसी, तो उस केस में जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वही क्या हो जाएगा, रीअपॉइंट हो जाएगा। रिटायरिंग डायरेक्टर क्या हो जाएगा, वही रीअपॉइंट हो जाएगा। देन इसके बाद आता है कि सपोज यहाँ पे रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं हो सकता, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। कब नहीं होगा, सबसे पहले अगर एक रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में प्लेस किया था फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर एंड द रेजोल्यूशन हैव बीन लॉस्ट, या फिर इन्हें अपॉइंट करने के लिए ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, या फिर
इन रिटर्न अनविलिंगनेस शो किया है खुद डायरेक्टर ने दैट वो खुद भी क्या नहीं होना चाहता, अपॉइंट नहीं होना चाहता, या फिर 162 का नॉन कंप्लायंस कॉन्ट्रावेंशन करते हुए 2 और मोर डायरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, एक साथ अपॉइंट होते हैं, तो इन दैट केस या फिर वो डिसक्वालीफाई है अपॉइंटमेंट के लिए, तो यहाँ ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। यहाँ पे क्या नहीं होता है, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। अब सपोज करो where a company does not hold AGM up to the last due date, director liable to retired AGM shall have to vacate their office on last day of AGM ought to have been held। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर AGM ही नहीं होती है तो फिर क्या होगा, तो AGM नहीं होती है तो लास्ट डे ऑफ द अपॉइंटमेंट जो है, लास्ट डे जब क्या होनी चाहिए, AGM हो ही जानी चाहिए, लास्ट ड्यू डेट वहीं तक रहेंगे, उसके बाद अपना ऑफिस क्या कर देंगे, ये वेकेट कर देंगे ना। इसके बाद क्या आता है, जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी पे ये एप्लीकेबल नहीं होंगे रिटायरमेंट बाय रोटेशन। वो चाहे तो खुद से रिटायरमेंट बाय रोटेशन का काम कर सकते हैं तब भी, लेकिन सेक्शन 152 6 और 7 एप्लीकेबल नहीं होता है। और गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी पे भी ये रिटायरमेंट बाय रोटेशन के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट कंपनी पे क्या क्या एप्लीकेबल नहीं है, 149 सबसेक्शन 6 का सी पार्ट जो पेक्यूनियर ट्रांजैक्शन था वो भी एप्लीकेबल नहीं था। फिर गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी पे यहाँ रिटायरमेंट बाय रोटेशन के भी प्रोविजंस क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी में डायरेक्टर्स को कंसेंट नहीं देना होता है। गवर्नमेंट कंपनी में डायरेक्टर्स को स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू 15 से अबाउट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वॉट अबाउट द नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, कितने हैं, 1/3 ऑफ द डायरेक्टर नॉन रोटेशनल है। तो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो जनरल मीटिंग में ही डिसाइड किया जाता है। और ये जो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर हैं वो कितने भी टर्म के लिए अपॉइंट हो सकते हैं जो आर्टिकल बोलेगा उसके अकॉर्डिंग। इनफैक्ट फॉर द लाइफ भी वो क्या हो सकते हैं, अपॉइंट हो सकते हैं। तो जनरल मीटिंग में टर्म्स एंड कंडीशन देखी जाती है नॉन रोटेशनल डायरेक्टर की। आर्टिकल ऑफ द कंपनी अगर कुछ और प्रोवाइड करता है, आर्टिकल ऑफ द कंपनी कुछ और प्रोवाइड करता है तो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर जो हैं उनका वैसा होगा। अदरवाइज नॉन रोटेशनल डायरेक्टर कहाँ होते हैं, जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट होते हैं अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल। देन टेन्योर जैसा बताया, लाइफ टाइम का भी टेन्योर हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल याद रखना है कि अगर डायरेक्टर्स हैं, टोटल डायरेक्टर्स जितने भी उसमें से इंडिपेंडेंट नॉमिनी डायरेक्टर है कि 2/3 होना चाहिए। अब 2/3 क्या होता है, 2/3 में +1 करना है और 1/3 जब रिटायर होते हैं वहाँ नियरेस्ट करना है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है इतने इतने डायरेक्टर्स ये लोग अपॉइंट करना चाहते हैं, वैलिड है या नहीं है, कॉन्ट्रावेंशन होगा या नहीं। तो चेक करना है 2/3 की कंडीशन फुलफिल होगी या नहीं होगी और 1/3 की कंडीशन फुलफिल होगी या नहीं होगी। So this was 152 subsection 6 and 7. Now coming to DIN की प्रोविजन। सबसे पहले DIN के प्रोविजन में सेक्शन 153 क्या बोलता है, इसमें सेक्शन 153 DIN के प्रोविजंस में बोलता है कि हर एक इंडिविजुअल जिसे क्या करना है, एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होना है। तो एवरी इंडिविजुअल हु वांट्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर उसके पास क्या होना चाहिए, DIN तो होना ही चाहिए। देन किसे अपॉइंट करना होगा DIN लेने के लिए, तो DIN लेने के लिए अपॉइंट करना होता है, सेक्शन 153 बोलता है हर एक इंडिविजुअल हु इंटेंड्स टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर DIN। किसको देनी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को DIN की एप्लीकेशन देनी होगी इन द प्रिस्क्राइब मैनर एंड विद दी फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। देन इंडिविजुअल होल्ड्स और एक्वायर्स सच आइडेंटिफिकेशन नंबर, या फिर DIN नहीं है तो वो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो प्रिस्क्राइब करके रखा है वो तो इंडिविजुअल के पास होना चाहिए। देन 154 बोलता है कि फ्रॉम द रिसिप्ट डेट से 1 मंथ के अंदर DIN अलॉट कर दिया जाएगा। तो 154 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट DIN अलॉट करेगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। 155 बोलता है कि एक से ज़्यादा DIN नहीं रख सकते हैं, तो प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 DIN। इसके अलावा बोलते हैं कि 156 जैसे ही डायरेक्टर को DIN मिलता है उसे विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ DIN कंपनी को इंटीमेट करना होगा। और फिर कंपनी क्या करेगी,
157 में कंपनी विद इन 15 डेज रजिस्ट्रार को इंटीमेट करेगी डिन के बारे में। अगर कंपनी फेल होती है डिन के बारे में रजिस्ट्रार को बताने में, तो इन दैट केस कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, कंपनी को कितना लगेगा, अप टू 25,000 की पेनल्टी लगेगी। कितनी? अप टू कंपनी को कंपलसरी पेनल्टी कितनी लगेगी, लाइबल टू 25,000 और कंटिन्यू होने पे 100 रुपीज़ पर डे, और ये मैक्सिमम जाएगी 1 लाख तक। लेकिन ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट जो हैं तो उनको कितनी लग सकती है, नॉट लेस देन 25,000, 25,000 से कम नहीं, जो कंटिन्यू होगी कितनी, कंटिन्यू होगी कितनी, 100 रुपीज़ पर डे एंड 1 लाख। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस, वहाँ लिखा है कंपनी में पेनल्टी ऑफ 25,000, मतलब 25 की ही पेनल्टी है। लेकिन अगर ऑफिसर्स की बात करें तो 25,000 तक तो लगेगी, उसके ऊपर भी जा सकती है क्योंकि लिखा है नॉट लेस देन 25,000। देन डिन जो है ये 158 बोलता है डिन जो है, डिन आपको हर एक रिटर्न इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर हर जगह इसको इंडिकेट करना होगा। अब सपोज करो यहाँ पे अब डिफ़ॉल्ट के लिए फिर से डिफ़ॉल्ट क्या दिया है कि सपोज जो पर्सन है उसके पास डिन नहीं है, या फिर एक से ज़्यादा डिन है, या फिर डॉक्यूमेंट्स जो हैं जहाँ जहाँ उसको बोला है कि इंटीमेशन वगैरह करना है उसने इंटीमेशन नहीं किया, तो उसने या तो इंटीमेशन नहीं किया, या फिर क्या है कि एक से ज़्यादा डिन रखे हैं, या फिर डिन का क्या, डिन है ही नहीं, एज एन डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है, एप्लीकेशन फॉर डिन नहीं किया, तो अगेन डिफ़ॉल्ट है। और डिफ़ॉल्ट के केस में 50,000 की पेनल्टी है। टू द एक्सटेंड 50,000 की पेनल्टी लगने वाली है उस डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को, इंडिविजुअल और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को 50,000 की पेनल्टी एंड कंटिन्यूशन 500 रुपीज़ पर डे 500 रुपीज़, और इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो डायरेक्टर के पास एक से ज़्यादा डिन है, या फिर वो इंटीमेट नहीं करता कंपनी को, या फिर डिन के लिए अप्लाई ही नहीं करता, तो 50,000 एंड 500 रुपीज़ पर डे की क्या है पेनल्टी उस पर लगने वाली है। देन इसके बाद आता है कि अगर डिन है, आपने डिन की एप्लीकेशन की और डिन के एप्लीकेशन के बाद लगता है कि डिन में डिफेक्ट है, तो डिन में डिफेक्ट है तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन डिन लग रहा है तो इंटीमेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके ईमेल आईडी पे, वेबसाइट में भी डाल देगी, प्लेसिंग इट ऑन वेबसाइट, एंड आपको डायरेक्ट किया जाएगा टू रीसबमिट विद इन 15 डेज। 15 डेज के अंदर आपको क्या करना है, रीसबमिट करना होगा किसको, एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन के साथ जो फीस दी थी वो नॉन रिफंडेबल है एंड नॉन एडजस्टेबल है, मतलब किसी और एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट नहीं होगी। क्या डिन कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल डिन कैंसिल हो सकता है। अगर डिन जो है वो डुप्लीकेट डिन है, तो जो भी डुप्लीकेट डिन है सेम पर्सन का, तो डेटा रिलेटेड टू द बोथ द डिन आर मर्ज टुगेदर, मर्ज्ड वैलिडली विद द रिटेन्ड नंबर। जो भी नंबर रिटेन कर रहा है उसके साथ जो भी डेटा है उसको क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। या फिर खुद पर्सन क्या है, पर्सन की डेथ हो गई है, पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है, या फिर पर्सन खुद ही सरेंडर करना चाहता है अपना डिन, तो उसमें चेक किया जाएगा कि वो डिक्लेरेशन देगा कि नेवर बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, और किसी भी डॉक्यूमेंट वगैरह में उसने ये डिन यूज़ नहीं किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर डिन फ्रॉडलेंटली ऑब्टेन किया है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे के, इनकरेक्ट मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स थे ही नहीं, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स थे, इनके बेसिस पे डिन लिया है, तो वो भी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। दैट इज़ ऑल्सो लाइबल फॉर कैंसिलेशन। देन इसके बाद डिन में कभी भी कोई चेंज आता है तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द चेंज, जब भी चेंज होगा तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द चेंज क्या करना होगा, वो डिन के लिए वो चेंजेस आपको किसको बताने होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने होंगे विद इन 30 डेज, एज वेल एज आपको क्या करना होगा, कंपनी को भी विद इन 15 डेज क्या करना होगा, इंटीमेट करना होगा कि ये चेंजेस हैं। डिन सेल का क्या काम है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को बताओगे 30 डेज़ के अंदर, और डिन सेल भी क्या करेगा, रजिस्ट्रार को 30 डेज़ के अंदर क्या करेगा, रजिस्ट्रार को क्या करेगा, चेंजेस इंटीमेट करेगा। तो आप डिन सेल को सेंट्रल गवर्नमेंट को करोगे, डिन सेल रजिस्ट्रार को करेगा, और आप पे भी ड्यूटी है कि विद इन 15 डे, विद इन कितने दिन, विद इन 15 डेज़ आपको क्या करना होगा, चेंजेस इंटीमेट करने होंगे कंपनी को। तो कंपनी को चेंजेस 15 डेज़ में इंटीमेट करने हैं, फिर कंपनी जो डिन सेल है वो किसको करेगा, रजिस्ट्रार को, और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 30 डेज इंटीमेट करना होगा।
सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? डिन. दिस इज ऑल अबाउट डिन. इसमें एक चीज़ और आती है दैट इज़ रिलेटेड टू अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था विथ रिस्पेक्ट टू डिन. इफ़ योर एप्लीकेशन फॉर द डिन, इफ़ योर एप्लीकेशन फॉर डिन उसका जो स्टेटस आ रहा है पुट अंडर रीसबमिशन. पुट अंडर रीसबमिशन अगर डिन में स्टेटस आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि डिन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, फ्रेश एप्लीकेशन करना है क्या है. तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ द डिन है, उसके बेसिस पे पूछा गया था. तो इसमें बताया कि पुट अंडर रीसबमिशन का मतलब है कि आपको डॉक्यूमेंट्स है, एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे रेक्टिफिकेशन करने के लिए. तो आपकी यही एप्लीकेशन, अगर डॉक्यूमेंट्स सही होते हैं, इफ़ द डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट, तो विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑन विच रीसबमिशन हैज़ बिन डन, तो रीसबमिशन का बोला है तो 15 दिन के अंदर एडिशनल डॉक्यूमेंट दे दो. अगर डॉक्यूमेंट सही हुए, करेक्ट हुए, तो यही डिन एप्लीकेशन आपकी क्या हो जाएगी? अप्रूव हो जाएगी. जैसे सपोज करो आइडेंटिटी प्रूफ आपने एनक्लोज नहीं किया, डेट ऑफ बर्थ आपने एनक्लोज नहीं की है, या फिर प्रॉपरली अटेस्टेड कॉपी नहीं रखी है, प्रॉपरली स्कैंड नहीं है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप रीसबमिट करते हो विद इन 15 days, जब इसे मार्क किया गया था एज अ रीसबमिशन के लिए, तो ये क्या लाइबल है? इट इज़ लाइबल कि आपका क्या है, यही डिन एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा. सो दिस आर ऑल द कंसेप्ट ऑफ डिन. नाउ मूविंग टू सेक्शन नंबर 160. सेक्शन 160 सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं लगता. फिर से अब गवर्नमेंट कंपनी कहाँ कहाँ कवर थी? सबसे पहले स्पेशल रिजोल्यूशन था 15 से अबव, वहाँ पे नहीं लगता. फिर इसके बाद गवर्नमेंट कंपनी कहाँ पे नहीं लगता? जहाँ पे हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पेक्यूनर ट्रांजैक्शन वाली चीज़ की थी, वहाँ पे नहीं लगता. कंसेंट की बात है तो डायरेक्टर्स को कंसेंट देना होता है, गवर्नमेंट कंपनी के डायरेक्टर्स को नहीं लगता. फिर इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे दैट इज़ अगर आप 160 की बात करें तो ये भी किसको नहीं लगता? गवर्नमेंट कंपनी को नहीं लगता. फिर रोटेशनल नॉन रोटेशनल की अगर बात करें तो वो प्राइवेट कंपनी को नहीं लगता. अभी हमने किया था रोटेशनल नॉन रोटेशनल, तो वो किसको नहीं लगता? प्राइवेट कंपनी को रोटेशनल नॉन रोटेशनल नहीं लगता है. इनफैक्ट गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी को भी रोटेशनल नॉन रोटेशनल डायरेक्टर का प्रोविज़न नहीं लगता है. तो 160 किस पे लगता है? तो देखो गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगेगा, सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं लगेगा, प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगेगा. अब ये जो 160 सेक्शन है, 160 सेक्शन उन डायरेक्टर्स के लिए जो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर. रोटेशनल का तो वहीं पे अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा, लेकिन नॉन रोटेशनल का क्या? तो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर जो है, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर के लिए सेक्शन नंबर 160 है. सेक्शन नंबर 160 कहता है कि पर्सन एलिजिबल टू गिव नोटिस फॉर डायरेक्टरशिप, पर्सन एलिजिबल टू गिव नोटिस फॉर डायरेक्टरशिप. अब जो भी नॉन रोटेशनल डायरेक्टर हैं वो चाहे कंपनी के मेंबर हो या फिर कंपनी के मेंबर ना हो, कंपनी के मेंबर हो या कंपनी के मेंबर नहीं हो, मे गिव नोटिस ऑफ हिज ओन कैंडिडेचर. वो अपने खुद का बता सकते हैं कि भाई हमें क्या बनना है, डायरेक्टर बनना है, प्रपोज हिज ओन अपॉइंटमेंट. अ मेंबर में गिव नोटिस ऑफ कैंडिडेचर. देखो खुद के अपॉइंटमेंट के लिए भी नोटिस दे सकता है कि आई वांट टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर. इनफैक्ट किसी और पर्सन के लिए भी बोल सकता है. सो सेक्शन 160 जो है, 160 की अगर बात करें तो 160 खुद के लिए भी हो सकता है, भले ही आप मेंबर हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओन कैंडिडेचर के लिए भी आप ये नोटिस दे सकते हो, एज वेल एज अदर पर्सन के कैंडिडेचर के लिए भी. अब फर्दर रिक्वायरमेंट्स इसमें क्या है? नोटिस कब देना है? तो नोटिस एटलीस्ट 14 days बिफोर द जनरल मीटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस पे. अब ये नोटिस और स्मॉल शेयर होल्डर के नोटिस को कंपेयर करें, वहाँ पे भी नोटिस क्या देना होता है? इन राइटिंग देना होता है. लेकिन वहाँ पे नोटिस कैसे देना होता है? ऑफिस पे देना है. यहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही देना होगा, 14 दिन पहले देना होगा. सारे के सारे क्या होंगे? साइन करना चाहिए. जो भी डायरेक्टर्स है, जितने भी डायरेक्टर्स अपॉइंट करना अपने आप को प्रपोज करें, हर डायरेक्टर जो जो अपना अपना नोटिस देगा सब साइन करेंगे. 1 लाख और मोर अमाउंट दैट हैज़ बिन प्रिस्क्राइब, उतना आपको क्या देना होगा? डिपॉजिट. ये डिपॉजिट रिफंडेबल होता है. 1 लाख का डिपॉजिट रिफंडेबल होता है अगर 25% के अबाउ, इट इज़ नॉट इक्वल टू 25%, मोर देन 25% आपको वोट मिलते हैं और यू गेट इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर. लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के पास डिस्क्रिशन है
इफ़ दे वांट वो फोरफीट भी कर सकते हैं इस आपके डिपॉजिट को, और चाहे तो उसे क्या कर सकते हैं, रिफंड भी कर सकते हैं। इफ़ यू फेल टू सिक्योर 25%, अगर आप नहीं मोर देन 25% सिक्योर नहीं कर रहे हो, इफ़ यू फेल टू सिक्योर मोर देन 25%, तो ये सेक्शन 8 वालों के पास ऑप्शन है, चाहे तो वो तब भी दे सकते हैं। इसके बाद ये जो 1 लाख वाली चीज़ है, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। 1 लाख वाली चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी ने आपको रिकमेंड किया है या फिर बोर्ड रिकमेंड करता है, तो 1 लाख के डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हर एक मेंबर की ड्यूटी है, कंपनी की ड्यूटी है कि जितने भी नोटिस आए हैं कि भाई ये लोग क्या है हमारी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो ये मेंबर्स को भी तो बताना होगा, क्योंकि मेंबर्स ही तो जनरल मीटिंग में क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि किसको क्या करना है, डायरेक्टर बनाना है। तो एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग उनको पता चल जाना चाहिए। एटलीस्ट 7 डेज, नोटिस तो हमें 14 डेज पहले आना चाहिए, और हमारे मेंबर्स को एटलीस्ट 7 डेज पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं। तो एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग क्या होना चाहिए, ये नोटिस पहुंच जाना चाहिए हर एक मेंबर को। इंडिविजुअली हर एक इंडिविजुअल मेंबर को आपको क्या देना होगा, इंडिविजुअल नोटिस दे दो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे दो, या फिर क्या करो, इन राइटिंग ऑल द मेंबर्स को दे सकते हो। प्लेसिंग एट वेबसाइट भी कर सकते हो, अगर वेबसाइट है तो वहाँ पे भी प्लेस करना है। तो यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल मेंबर को क्या जाना चाहिए, नोटिस जाना चाहिए, ईमेल के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड में जा सकता है। एंड इन राइटिंग टू ऑल अदर मेंबर्स, सारे मेंबर्स को जहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह अवेलेबल नहीं हो, उनको इन राइटिंग भी आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। एंड अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट पे भी प्लेस करो, लेकिन इस चीज़ का इंडिविजुअली एक को नोटिस देने से अच्छा है, एक एग्जेम्पशन दिया है, अगर एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग एटलीस्ट वंस, एक बार भी अगर वर्नैकुलर न्यूज़पेपर, जो वर्नैकुलर लैंग्वेज है उसी जगह की लैंग्वेज में है, अगर आप वहाँ पे एडवर्टीजमेंट दे देते हो कैंडिडेचर का, ठीक है, तो वहाँ पे अगर कंपनी एडवर्टाइज करती है कैंडिडेचर ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग के 7 दिन पहले भी अगर कंपनी ऐसा कर रही है, एक वर्नैकुलर न्यूज़पेपर में इन प्रिंसिपल वर्नैकुलर लैंग्वेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एंड इसके साथ एटलीस्ट एक इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश न्यूज़पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उन्हें इंडिविजुअली हर एक को क्या नहीं देना पड़ेगा, ये नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। 160 का ये सेक्शन मैंडेटरी है, क्वेश्चन मार्क आउट हो सकता है यहाँ से। 160 का ये सेक्शन मैंडेटरी, भले ही आर्टिकल इसके कॉन्ट्राडिक्शन में कुछ भी बोलेगा तब भी 160 ही ओवरराइड करेगा आर्टिकल को। जैसे कैजुअल वैकेंसी है, वहाँ पे भी आर्टिकल को ओवरराइड करता है कैजुअल वैकेंसी का सेक्शन, बस अगर मैनर कुछ और प्रोवाइड किया है तो ठीक है, अदरवाइज 161(4) भी आर्टिकल को ओवरराइड करता है, वैसे ही 160 भी मैंडेटरी है। आर्टिकल इसके अगर अलग कुछ बोल रहा है तो आर्टिकल को ओवरराइड करेगा, और अगर 160 के कंप्लाइंसेस पूरे नहीं होते हैं तो अपॉइंटमेंट ही इनवैलिड हो जाएगा। इनफैक्ट सेक्शन 101, 102 जो बोलते हैं कि एटलीस्ट 21 डेज बिफोर नोटिस जाना ही चाहिए, तो यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं है। मेंबर्स को एटलीस्ट 7 डेज पहले भी ये नोटिस जा सकता है। दिस इज़ 160 ने बोला है कि जिन लोगों को भी प्रपोज करना है खुद को या फिर किसी और के लिए प्रपोज करें, 14 दिन पहले कंपनी को नोटिस दे दो, 1 लाख के साथ साइन कर दो, रजिस्टर्ड ऑफिस पे पहुँचा दो, ये 1 लाख रुपीज़ आपको रिफंड हो जाएंगे अगर मोर देन 25 आपका वोट आता है, या फिर आप क्या बनते हो, डायरेक्टर बनते हो। सेक्शन 8 कंपनी के पास चॉइस है, अगर मोर देन 25 आपको वोट नहीं आया तो वो चाहे तो फॉरफिट करेगी, चाहे तो रिटर्न करेगी। फिर इसके बाद आता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी या फिर बोर्ड अगर रिकमेंड करती है तो आपको क्या है 1 लाख देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कम से कम 7 डेज पहले सारे के सारे मेंबर्स को क्या होना चाहिए, नोटिस पहुँच जाना चाहिए, आइदर ईमेल के थ्रू या फिर इन राइटिंग। वेबसाइट है तो वहाँ पे भी प्लेस करो। लेकिन अगर एग्जाम्पशन दिया कि एक वर्नैकुलर न्यूज़पेपर में वर्नैकुलर लैंग्वेज में अगर आप एक बार भी एडवर्टीजमेंट करते हो 7 डेज पहले,
एंड अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी क्या करते हो, इंग्लिश लैंग्वेज में एक बार भी एडवर्टीजमेंट करते हो तो आपको इंडिविजुअली सबको ये पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। 101, 102 एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सेक्शन क्या होता है, ओवरराइड करता है किसको, आर्टिकल को ओवरराइड करता है। इसका एक भी प्रोविजन अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो अपॉइंटमेंट इनवैलिड हो जाएगा। ये गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी सेक्शन 8 कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। दिस कंप्लीट सेक्शन 160 स्टार्टिंग विथ 161 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4। 161 सबसेक्शन 1 में सबसे पहले कौन आता है, तो 161 सबसेक्शन 1 में सबसे पहले एडिशनल डायरेक्टर है। 161 सबसेक्शन 2 में ऑल्टरनेट है, 2 है ऑल्टरनेट्स है हमारे पास, तो 1 एक ही होता है, एक ही ऐड करते हैं, तो एडिशनल डायरेक्टर 161 1 है, 2 है मतलब ऑल्टरनेट्स अवेलेबल है। 161 सबसेक्शन 2 ऑल्टरनेट है। 3 में क्या है, नॉमिनी आके क्या है, कोई तीसरा इंसान आके अपॉइंट करेगा, तो 3 मतलब तीसरा आ रहा है 161 सबसेक्शन 3, और 4 में तो कैजुअल वैकेंसी हो जाती है। तो 161 सबसेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर। सबसे पहले एडिशनल डायरेक्टर के लिए बोला है कि एडिशनल डायरेक्टर तो अपॉइंट कर सकता है लेकिन बोर्ड अपॉइंट करेगा। एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड अपॉइंट करेगा, लेकिन बोर्ड के पास तब तक पावर नहीं है एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने की जब तक आर्टिकल ऑथोराइज नहीं करता। तो जब तक आर्टिकल ऑथोराइज नहीं करेगा तब तक बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर आर्टिकल साइलेंट है और टेबल एफ एप्लीकेबल है कंपनी को, और टेबल एफ क्या बोलता है कि एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, तब भी एडिशनल डायरेक्टर क्या हो जाएगा, अपॉइंट हो जाएगा। तो सबसे पहले एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कौन करता है, बोर्ड अपॉइंट करता है। बोर्ड को पावर नहीं है एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने की जब तक आर्टिकल में नहीं कहा हो, ओनली इफ आर्टिकल ऑफ द कंपनी ऑथोराइज बोर्ड टू अपॉइंट द एडिशनल डायरेक्टर, तभी एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होगा। देन अगर टेबल एफ कंपनी पे एप्लीकेबल होता है और हमारा आर्टिकल क्या है, साइलेंट है, तो बोर्ड अपॉइंट कर सकता है एडिशनल डायरेक्टर इवन इफ आर्टिकल क्या है, कुछ भी एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड नहीं करता है। तो देन इसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, इसके बाद बोला है कि जब भी हम क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं एडिशनल डायरेक्टर, तो ये तो बोर्ड अपॉइंट कर रहा है। सपोज एक डायरेक्टर है जिसे जनरल मीटिंग में क्या कर रहा था कि वो आया था कि भाई मुझे 160 के अकॉर्डिंग वो आया कि मुझे जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर लो, और वो जनरल मीटिंग में उसको अपॉइंट नहीं किया गया, तो वो डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर। अब सपोज करो एक चीज़ ये भी हो सकती है, आर्टिकल है, आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा, टेबल एफ है, टेबल एफ में भी कुछ नहीं लिखा, तो क्या इसका मतलब एडिशनल डायरेक्टर उस कंपनी में अपॉइंट ही नहीं होगा? ऐसा नहीं है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो जनरल मीटिंग में, आर्टिकल को अमेंड करो, आर्टिकल को अमेंड करने के बाद ही एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो पाएगा उस केस में। देन इसके बाद ये जो एडिशनल डायरेक्टर है उसे कैसे अपॉइंट किया जा सकता है, तो एडिशनल डायरेक्टर का कोई स्पेसिफिक मैनर नहीं है अपॉइंट करने का। सर्कुलेशन, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन या फिर बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन के थ्रू भी हो सकता है। बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन के लिए कभी भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड मीटिंग या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं लिखते। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग के लिए होता है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वर्ड कभी भी बोर्ड मीटिंग के लिए यूज़ नहीं होता है। बोर्ड मीटिंग के लिए क्या यूज़ होता है, बोर्ड रेजोल्यूशन या रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी। आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यूज़ नहीं कर सकते बोर्ड मीटिंग के लिए, दिस पॉइंट टू बी नोटेड। तो अगर एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना है, बस सर्कुलेशन अपॉइंट करो। बाय बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन हो सकता है, रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी हो सकता है। एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर क्या है, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और लास्ट डे ऑन विच द एनुअल जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड शुड बी हेल्ड। जब लास्ट डे जब एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए, विच एवर इज अर्लियर। अगर एजीएम नहीं हो पा रही तो वैकेंसी कब होगी डायरेक्टर की, वैकेंसी होगी डायरेक्टर की ऑन द लास्ट डे व्हेन एनुअल जनरल मीटिंग ऑट टू हैव बीन हेल्ड। ऑट टू हैव बीन हेल्ड है, तब तक क्या हो जाएगी, उसकी वैकेंसी फिर हो जाएगी। तो लास्ट डे जब एनुअल जनरल मीटिंग हो ही जानी चाहिए तब तक ही रहेगा वो। तो एडिशनल डायरेक्टर का ये प्रोविजन
पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, सभी पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन एडिशनल डायरेक्टर रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं होता, ऑल्दो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में काउंट होगा। ऑल्दो क्या है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में काउंट होगा। देयर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन ओवर है कि जब एजीएम स्टार्ट होने से पहले ही उसकी वैकेंसी हो जाती है, तो हाउ वुड यू काउंट सच अ डायरेक्टर इन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। दो देयर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, यू हैव टू राइट द नोट ओवर देयर कि क्या हम लेके चल रहे हैं, ऐसा लिखना होगा। देन इसके बाद जो एडिशनल डायरेक्टर है उसकी खुद की एक डायरेक्टर की तरह पोजीशन होती है। एज ए डायरेक्टर की तरह क्या है, एडिशनल डायरेक्टर की पोजीशन है, तो यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर को वो सारे के सारे कंप्लाइंसेस जैसे डिसक्वालिफिकेशन हो गया, वैकेशन हो गया, इंटरेस्ट डिस्क्लोजर करना, सब कुछ एप्लीकेबल होता है। सपोज एक एडिशनल डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर को एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया। अब वो एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर अगर ख़त्म हो गया तो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर भी वो नहीं रह पाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया था, एक एडिशनल डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर को 5 ईयर्स के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया, पर एडिशनल डायरेक्टर का तो टेन्योर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट एजीएम या फिर जब लास्ट डे ऑफ द एजीएम विच एवर इज़ अर्लियर। तो अगर वो डायरेक्टर ही नहीं रहेगा तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर मस्ट बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होना चाहिए, और जब वो डायरेक्टर ही नहीं है तो फिर मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन भी सीज होती है। अब ऐसे केस में नॉर्मल जनरल मीटिंग में अगर ये पर्सन एज एन डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता है तो वो रिटेन कर लेगा अपनी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन फॉर द टेन्योर जो उसके लिए उसको अपॉइंट किया गया था। दिस वॉज अ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। दिस इज़ ऑल अबाउट योर एडिशनल डायरेक्टर। फिर एडिशनल डायरेक्टर के बाद आते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर में क्या है कि अगर कभी भी ओरिजिनल डायरेक्टर जो है, ओरिजिनल डायरेक्टर 3 मंथ्स और मोर देन 3 मंथ्स इंडिया के बाहर जाता है, ओरिजिनल डायरेक्टर 3 मंथ्स और मोर देन 3 मंथ्स क्या जाता है, इंडिया के बाहर जाता है, तो यहाँ पे बोर्ड क्या कर सकती है, बोर्ड अपॉइंट कर सकती है, किसको, बोर्ड अपॉइंट कर सकती है ऑल्टरनेट डायरेक्टर को। अगेन ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी अपॉइंट करना है तो या तो आर्टिकल में पावर होगी या फिर एक और ऑल्टरनेट है, आप ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर सकते हो जनरल मीटिंग में। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास्ड एट द जनरल मीटिंग मतलब ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करो, उसके बाद जनरल मीटिंग है, जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। तो member can only empower the board to appoint the alternate director as and when deemed fit। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के थ्रू मेंबर्स को क्या किया जा सकता है, पावर, बोर्ड को पावर दी जा सकती है कि ठीक है आप क्या कर लीजिए, अपॉइंट कर लो ऑल्टरनेट डायरेक्टर। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर के 2 अल्टरनेटिव, एक आर्टिकल है, दूसरा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग भी हो सकता है। अब ये जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है इसका टेन्योर क्या होगा, इसका टेन्योर होगा व्हेन द ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स टू इंडिया, और जब उसका टेन्योर या तो ओरिजिनल डायरेक्टर सीज टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विच एवर इज अर्लियर। तो जब उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा तो हमारे ऑल्टरनेट डायरेक्टर का भी हो जाएगा, या फिर वो इंडिया वापस आ गया। तो इंडिया आने का मतलब टेम्पररी आना नहीं होता है, बैक टू ऑफिस होता है, आके वापस जा रहे हैं तो दैट इज़ नॉट रिटर्न बैक टू इंडिया। ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन नहीं हो सकता, ऑल्टरनेट डायरेक्टर वो डायरेक्टर नहीं हो सकता जो ऑलरेडी हमारे कंपनी में एक डायरेक्टर है, या फिर वो डायरेक्टर जो ऑलरेडी किसी और डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड करता है, दैट कैन नॉट बी एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑल्टरनेट डायरेक्टर चाहिए तो कंपलसरी ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी वो होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारी कंपनी में बन सकता है वही। यहाँ पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर का कोई ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, ओरिजिनल डायरेक्टर का ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन ऑल्टरनेट डायरेक्टर का ऑटोमेटिक रिअपॉइंटमेंट नहीं होता है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया है और सपोज ओरिजिनल डायरेक्टर मोर देन 12 मंथ्स इंडिया के बाहर है तो वैकेंसी अभी भी आएगी। तो यहाँ पे अगर कोई भी डायरेक्टर मोर देन 12 मंथ्स अपने आप को एब्सेंट रखता है फ्रॉम दी बोर्ड मीटिंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, अगर बोर्ड मीटिंग से अपने आप को एब्सेंट रखता है तो ऑल्दो उसका एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया है, स्टिल उसको क्या हो जाएगी, उसकी प्लेस वेकेंट हो जाती है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपने आप में एक डायरेक्टर है तो उस पर भी सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन के, बट ये प्रॉक्सी नहीं है, ये एक डायरेक्टर है। इसका मतलब भले ही ओरिजिनल डायरेक्टर किसी मीटिंग, बोर्ड मीटिंग को अटेंड करने वाला हो, फिर भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को भी क्या होगा, नोटिस जाएगा। ऑल्टरनेट डायरेक्टर के जो प्रोविजंस हैं पब्लिक प्राइवेट दोनों कंपनी पे लगते हैं।
देन इसके बाद टेबल एफ में कोई भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर से रिलेटेड कोई प्रोविज़न नहीं दे के रखा है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है, ये जो जब हम डायरेक्टरशिप काउंट करते हैं तो ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी काउंट होती है। देन ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं होता है, बट स्टिल यहाँ पे भी वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में वहाँ पे क्या होता है, काउंट होता है। वहाँ सिर्फ इंडिपेंडेंट एंड नॉमिनी डायरेक्टर्स काउंट नहीं होते हैं। क्या 169 में रिमूव किया जा सकता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर को? किसी भी तरह के डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं 169 में। सो दिस कंप्लीट 161 सबसेक्शन 2। नाउ 161 सबसेक्शन 3, नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर भी सिर्फ तब अपॉइंट हो पाएगा जब आर्टिकल अलाउ करेगा, तभी थर्ड पर्सन जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन्हें अगर कोई नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करना है, कोई एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो जब तक आर्टिकल प्रोवाइड नहीं करता नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है। नाउ 161 सबसेक्शन 4 दैट इज रिलेटेड टू कैजुअल वैकेंसी। 161 सबसेक्शन 4 किससे रिलेटेड है? कैजुअल वैकेंसी। यहाँ बोलते हैं कि अगर कभी भी ड्यूरिंग टेन्योर के पहले ही ड्यू टू डेथ, ड्यू टू रेजिग्नेशन या फिर डिसक्वालिफिकेशन हो गया, या फिर क्या हो गया, रिमूवल कर दिया है किसी भी डायरेक्टर टेन्योर ख़त्म होने से पहले, तो वो कैजुअल वैकेंसी होती है। कैजुअल वैकेंसी तभी फुलफिल हो सकती है जब वो डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ था। अगर एक डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ है तो ही उसकी कैजुअल वैकेंसी होती है। तो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होने वाले डायरेक्टर्स की कैजुअल वैकेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फुलफिल करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? जनरल वैकेंसी जनरल मीटिंग में अपॉइंट होने वाले डायरेक्टर्स की फुलफिल करेंगे। अब सपोज करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कैजुअल वैकेंसी फुलफिल करते हुए एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया और वो डायरेक्टर की भी क्या है, टेन्योर के पहले डेथ हो गई, तो इस केस में अब ये कैजुअल वैकेंसी नहीं है, अब बोर्ड फुलफिल नहीं करेगा। चाहे तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं पर ये कैजुअल वैकेंसी नहीं होगी। फिर इसके बाद आता है कि ये जो कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर, इसका टेन्योर क्या होगा? तो इसका टेन्योर तब तक होगा जब तक कि वो प्रीसीडिंग डायरेक्टर जिसे अगर रिमूव नहीं किया जाता, वो जब तक इस कंपनी में रह सकता था तब तक ही हमारा ये कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर भी रह पाएगा। ये भी पब्लिक प्राइवेट कंपनी दोनों को एप्लीकेबल होता है। तो आर्टिकल अलाउ करेगा कैजुअल वैकेंसी आप फुलफिल। यहाँ पे आर्टिकल नो एक्सप्रेस पावर इन आर्टिकल, यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी के लिए कोई पावर की ज़रूरत ही नहीं है। कैजुअल वैकेंसी के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आर्टिकल बोलेगा तभी कैजुअल वैकेंसी फुलफिल होगी। तो नो एक्सप्रेस पावर इज़ रिक्वायर्ड। हाँ, बस ये हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक मैनर बोल दिया, तो उस मैनर में कैजुअल वैकेंसी फुलफिल हो सकती है। अदरवाइज कहीं पे भी ये नहीं लिखा जाएगा कि कैजुअल वैकेंसी आर्टिकल में दी है तभी हम फुलफिल करेंगे, नहीं तो नहीं फुलफिल करेंगे। तो आर्टिकल की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। मैनर बता सकता है आर्टिकल, बोर्ड ही फुलफिल करेंगे। लेकिन हाँ, अगर बोर्ड फुलफिल कर रहा है तो वही कैजुअल वैकेंसी फुलफिल होगी जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुए थे डायरेक्टर। बोर्ड की फुलफिल की हुई कैजुअल वैकेंसी वाले में फिर से कोई वैकेंसी आती है तो वो कैजुअल नहीं, वहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर आप चाहो तो अपॉइंट कर सकते हो। कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर तब तक रहेगा जब तक अप टू द डेट जहाँ पे डायरेक्टर जो है, जो पुराना डायरेक्टर रहता है अपने टेन्योर के लिए, वहीं तक ये रह सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज करो एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया, उसने अपना ऑफिस ही अज्यूम नहीं किया। अरे भाई, जब जनरल मीटिंग में प्रॉपर अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ, अपॉइंटमेंट ही किसी डायरेक्टर का इनवैलिड है, तो उसके जाने की कोई कैजुअल वैकेंसी होती ही नहीं है। तो ये पब्लिक प्राइवेट दोनों कंपनी पे हैं। कैजुअल वैकेंसी भी टेबल एफ में कुछ भी नहीं लिख के रखा है। अ डायरेक्टर फिलिंग अ कैजुअल वैकेंसी इज़ नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर। अगर कोई डायरेक्टर है वो कैजुअल वैकेंसी फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या होगा, रिटायरिंग डायरेक्टर होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द कैजुअल वैकेंसी पार्ट। Now 162 is about the appointment of directors to be voted individually. कोई भी डायरेक्टर, ये सबसे पहले 162 सिर्फ जनरल मीटिंग के लिए ही एप्लीकेबल है। किसी भी डायरेक्टर को अगर आपको अपॉइंट करना है तो हर डायरेक्टर का सेपरेट इंडिविजुअल रेजोल्यूशन पास होगा। अगर आप चाहते हो कि एक साथ एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करें तो उससे पहले जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन ये पास होना चाहिए कि हम 2 or more डायरेक्टर्स बाय सिंगल रेजोल्यूशन अपॉइंट करना चाहते हैं। इफ़ नॉट इवन अ सिंगल वोट इज कास्ट अगेंस्ट, अगर एक भी वोट इसके अगेंस्ट कास्ट नहीं होता है
तो सबसे पहले तो ये रेजोल्यूशन पास हुआ है कि ओके बाय अ सिंगल रेजोल्यूशन मोर देन 2 और मोर डायरेक्टर्स कुड शैल बी अपॉइंट हो सकते हैं। इसके बाद फिर आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू क्या कर सकते हो, डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो। तो अगर ऐसे तो सेपरेट रेजोल्यूशन चाहिए हर एक अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन अगर 2 और मोर पर्सन्स टू बी अपॉइंटेड बाय सिंगल रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन शैल बी मेड इन द जनरल मीटिंग दैट, पहला रेजोल्यूशन ये होगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर डायरेक्टर्स बाय सिंगल रेजोल्यूशन। यहाँ पे इवन अ सिंगल वोट शुड नॉट बी कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे अब रेजोल्यूशन पास हो गया तो फिर आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू क्या कर सकते हो, एक ही जगह पे 2 डायरेक्टर्स को क्या कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो। अगर आपने विदाउट पासिंग दिस रेजोल्यूशन एक साथ 2-3 डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया तो वो अपॉइंटमेंट वॉइड होगा, कोई ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट नहीं है यहाँ पे। और वैलिड उनके एक्ट जो किए हुए हैं, ये एक्ट तब तक ही वैलिड रहेंगे जब तक कि नोटिस नहीं कर लिया जाता कि ये अपॉइंटमेंट इनवैलिड था। अगेन ये चीज़ प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, उसकी सब्सिडरी पे एप्लीकेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट कंपनी, उसकी सब्सिडरी पे ये एप्लीकेबल नहीं है। देयर शुड बी अ लिस्ट कि कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी को एक्सक्लूड करके रखा है। So this is all about section 162, covering that 163 to 169 in second part. So we will cover that in half an hour, जिससे आपका almost 1 hour 40 minutes में overall director done. Thank you. This is Ankita Arora from Study Made Easy.